नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए 127 प्रश्न तक हमने देख लिया था। द्विवेदी युग को हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत। आज हम देखेंगे 127 से आगे के प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न 128। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पात तुलसी की कला। तुलसी जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का, जगदम्बा प्रसाद हितैषी का, नाभादास का या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। देखिए तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन हरिओत जी ने कहे हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? अवधी भाषा में। माफी चाहूंगी, हवा चली है, मौसम खराब है ना, उस वजह से पन्ना पलट गया हवा से। चलिए दोबारा से देखिए, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या फिर अपभ्रंश में। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। रत्नाकर जी का जो उद्धव शतक है वह ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है ना। और रत्नाकर जी का पूरा नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर है, ये तो हमें पता है। और ये द्विवेदी युगीन ब्रज भाषा के कवि हैं, यह भी पता है। और इनकी रचनाएं देख लीजिए, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, कलकाशी, समालोचना दर्श, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, विराष्टक, प्रकीर्णक, पद्मावली। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, यहाँ से अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 130। भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में या फिर 1915 ईस्वी में। भारत भारती जो काव्य है उसका प्रकाशन हुआ है वर्ष 1912 ईस्वी में, है ना। और इस कृति के रचनाकार है मैथिलीशरण गुप्त जी। और इसी कृति की वजह से महात्मा गांधी जी ने इनको क्या कहा था? राष्ट्र कवि कहा था, है ना। बाकी आगे इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग कौन सा है? साकेत, यशोधरा, जय भारत, द्वापर। ठीक है, आगे के विकल्प भी हमें पढ़ने होंगे, तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाऊं। देखिए कितना काला हो रखा है, कितनी धुंध उड़ रही है, एकदम धुआं धुआं चारों तरफ। तो इस वजह से कई बार लाइट्स नहीं होती, है ना। और हवा तूफान की वजह से, तो इस वजह से भी वीडियो आगे पीछे मतलब टाइमिंग वीडियो की वो हो जाती है कि कभी 10 बजे आ जाती है, कभी 11, कभी 12 बज जाते हैं, कभी नेटवर्क सही से काम नहीं करता, तो फिर आपको पता है लेट भी हो जाते हैं अपलोड होने में वीडियोस। तो आप इत्मीनान से वीडियो देखिएगा, ठीक है, धैर्य रखकर, और बने रहिएगा साथ में। चलिए आगे देखते हैं। तो साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, इनका क्रम बताना है हमें इन रचनाओं का, जो गुप्त जी की रचनाएं हैं, है ना। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं का सही क्रम देखिए, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, द्वापर 1936 और जय भारत 1952 ईस्वी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अभी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी या फिर वैदेही बनवास। आप खुद देखिए स्क्रीन पर कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो मैथिलीशरण गुप्त जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। इनके बारे में आपको सभी कुछ पता होना चाहिए जो इनके बारे में महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, है ना। बाकी इसके बारे में हमें पता है। आगे का प्रश्न देखिए, ज्ञान राशि की संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर बाबू गुलाब राय का। तो विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है कि ज्ञान राशि की संचित कोश का नाम ही साहित्य है ना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन भी देख लीजिए कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। आगे का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मैथिलीशरण गुप्त जी की नहीं है?
रंग में भंग, भारत भारती, द्वापर, ये तो है। वैदेही वनवास, तो वैदेही वनवास रचना गुप्त जी की नहीं है। ठीक है, यह रचना किसकी है? यह है आपके हरिओद जी की रचना, है ना? सही कहा ना? यहाँ पर देख लीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न 135। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या फिर गणपति चंद्रगुप्त का? तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जी का ही यह कथन है, क्योंकि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि द्विवेदी काल में ही खड़ी बोली हमें प्रतिष्ठित और व्याकरणिक रूप में देखने को मिलती है ना? और तभी इन्होंने कहा भी है कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो वही भाषा चलती रहती जो पीछे चली थी, जिसमें सही से व्याकरण के नियमों का भी पालन नहीं किया गया था, है ना? और थोड़ी सी अव्यवस्थित भाषा थी। चलिए आगे चलिए। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। वाह! इन पंक्तियों की रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, या फिर श्रीधर पाठक? तो देखिए विकल्प सी, राम नरेश त्रिपाठी के ये बहुमूल्य विचार हैं प्रेम संबंधी, कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति किस पर हो? आत्म बलि पर निर्भर हो, और बिना त्याग के तो प्रेम निष्प्राण है। करो प्रेम लेकिन प्राण निछावर कर दो। चलिए आगे जो यहाँ पर विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी, तो इनकी भी एक बहुमूल्य पंक्ति है कि चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। ठीक है, उसी तरह बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य पंक्ति देखिए, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। वाह! श्रीधर पाठक की है, विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। बहुत अच्छी। आप में से किस किस को रचनाएं पसंद है, कविताएं पसंद है? क्या आप लोग भी कविता लिखते हैं या कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है आप में, लिखते रहते हैं? तो बताइएगा मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की कौन सी विधा है? गद्य, पद्य, चंपू, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो गुप्त जी कृत यशोधरा है ना, वह चंपू विधा काव्य की रचना है। ठीक है, आगे है जकी उपनाम, यानी कि तखल्लुस में से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखते थे? जकी उपनाम से उर्दू में कौन लिखते थे? श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा शरण सिंह, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी? तो हम सभी जानते हैं जकी उपनाम से लिखते थे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, है ना? हिंदी कवि हैं प्रसिद्ध, लेकिन उर्दू में जकी नाम से गजलें लिखते थे। और अगर इनके गुरु का नाम है देखा जाए तो नवनीत लाल चतुर्वेदी इनके गुरु थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम। प्रश्न 139 देखिए, द्विवेदी युगित निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है? जयद्रथ वध, प्रिय प्रवास, साकेत, या फिर रामचरित चिंतामणि? तो विकल्प ए, जयद्रथ जो वध है रचना है, वह द्विवेदी युगिन महाकाव्य नहीं है, क्योंकि यह कैसा काव्य है? एक खंड काव्य का ग्रंथ है जो गुप्त जी ने लिखा है ना? बाकी साकेत है, प्रिय प्रवास है, रामचरित चिंतामणि है, ये क्या है? महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है? किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी की, वंशीधर शुक्ल की, विश्वनाथ पाठक की, या फिर अदम गोंडवी साहब की? तो देखिए वंशीधर शुक्ल की यह रचना है ना, अवधि सम्राट रचना है। उसमें इन्होंने लिखा है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। आगे है निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगिन कविता की प्रवृत्ति नहीं है? कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, या फिर नीति और आदर्श का चित्रण? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा,
कल्पना का अतिरेक, ठीक है, द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। मतलब जो द्विवेदी युगीन कविताएं लिखी गई उनमें कल्पना का पुट नहीं मिलेगा आपको। आप देखना आगे छायावाद में आपको ये विशेषता मिलेगी, कल्पना, ठीक है, लेकिन द्विवेदी युग में यह नहीं है। देखिए छायावाद की यह प्रवृत्ति है ना। और राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण जो है, ये सब विशेषताएं हैं द्विवेदी युग की, है ना। क्योंकि द्विवेदी युगीन जो कवि हुए उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने वाली कविता रची, इतिवृत्तात्मकता शैली में कविता रची, नीति और आदर्श की कविताएं रची। ठीक, आगे देखिए, द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, यही कथन गलत है, क्योंकि राष्ट्रीयता का अभाव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीयता वाली कविताएं तो इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। बाकी द्विवेदी युगीन काव्य में नीति आदर्श की प्रधानता है, सही है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण्य विषयों का अधिक विस्तार है, बिल्कुल सही। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही। तो विकल्प ए नहीं होगा सही, बाकी ठीक है। आगे देखिए, डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य कौन सा है? उद्धव शतक, रामकृष्ण काव्य, ब्रजवर्तिका या फिर श्याम शतक? तो देखिए उद्धव शतक जो है डॉक्टर रमाशंकर रसाल का क्या है, एक ब्रजभाषा काव्य है। 1970 ईस्वी की यह रचना है ना। अनेक रीतियों की इनकी बात करें तो काव्य पुरुष, जिसकी रचना इन्होंने 1955 ईस्वी में खड़ी बोली में की थी, और उद्धव शतक नाम से जगन्नाथदास रत्नाकर की भी रचना है। तो आपने ध्यान देना है ना, यदि यहाँ पे विकल्प में आपको रत्नाकर भी दिया होगा तो फिर रत्नाकर होगा, है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दोनों को साथ में दिया होगा विकल्प के तौर पर, रत्नाकर और डॉक्टर रसाल को, है ना। तो आपने ध्यान रखना है। आगे देखिए, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यवद अनुवाद निम्न में से किसने किया है? मैथिलीशरण गुप्त जी ने, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर रामचरित उपाध्याय ने? तो विकल्प बी, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का बड़े ही सरस पद्यवद ब्रजभाषा में अनुवाद किया है ना। और राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की अनेक कृतियां हैं, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध और अमलतास। आगे देखिए, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, जयशंकर प्रसाद जी के या फिर महादेवी वर्मा जी के? देखिए विकल्प ए है ना, सही उत्तर होगा कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पे आनंददायी प्रभाव डालती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ये शब्द हैं, विचार हैं। इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिलीशरण गुप्त जी का काव्य ग्रंथ नहीं है? जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर, मानसी? तो मानसी गुप्त जी का नहीं है, बाकी विष्णुप्रिया, जय भारत, द्वापर गुप्त जी के हैं। राम नरेश त्रिपाठी का है मानसी, ठीक है। बाकी स्वप्न मिलन, ये भी पथिक भी राम नरेश त्रिपाठी के हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध प्रश्न कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मैथिलीशरण गुप्त, दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओद, अर्थात यह किस कवि ने कहा है कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है? तो देखिए जी एक्सप्लेनेशन, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मैथिलीशरण गुप्त जी की यह बहुमूल्य काव्य पंक्तियां हैं। और दिनकर की काव्य पंक्ति देखिए, श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, है ना। और वहीं पर तुम्ही अन्नदाता भारत के, सचमुच बैलराज महाराज, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है। नेक्स्ट है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, प्रिय प्रवास से, हरिओद जी की पंक्ति है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? तो हम सभी जानते हैं साकेत। साकेत प्रबंध काव्य ऐसा है जिसकी रचना इस उद्देश्य से की गई कि उर्मिला का जो चरित्र है
उसकी उपेक्षिता न हो। चलिए आगे देखिए, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को? तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही माना जाता है ना, क्योंकि इन्होंने ही हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई को आंका, जांचा, परखा और फिर खड़ी बोली में प्रयोग किया। नेक्स्ट, एकांतवास योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक, हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर महर्षि गुप्त जी? तो एकांतवास योगी रचना है श्रीधर पाठक की, जो इन्होंने गोल्ड स्मिथ की कृति है ना हर्मिट, उसका अनुवाद किया है और लावनी या ख्याल शैली में इसकी रचना हुई है। ओके, आगे देखिए, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या था? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या फिर इलाहाबाद? तो द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर। कैसे? ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की थी, इसीलिए। और इनके काव्य संग्रह काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला बिलाप, देवी स्तुति शतक, कान्या कुब्जा, वली, व्रतम आदि हैं। सही। आगे देखते हैं, साथ साथ वीडियो को भी लाइक कीजिए, ठीक है, या फिर पढ़ाई में इतने खो गए हो कि भूल गए हो। मैंने सोचा कि आपको याद दिला दूं। चलिए, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? राम नरेश त्रिपाठी को, बद्री नारायण प्रेमघन को, श्रीधर पाठक को या फिर हरिओद जी को? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी को कवि सम्राट कहा जाता है ना, इस उपाधि से नवाजा गया है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा है, याद रखना है आपने। और इनकी प्रिय प्रवास रचना तो सभी जानते हैं, खड़ी बोली का महाकाव्य है, हिंदी का पहला। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी का अनुवाद किसने किया है? श्रीधर पाठक ने, है ना। आगे चलिए, हिंदी में सुचंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने, मुकुटधर पांडे ने, रामकृष्ण दास ने या फिर नंदुलारे वाजपेयी ने? तो देखिए, मुकुटधर पांडे जी ने हिंदी में सबसे पहले सुचंदता शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ये कौन थे? मुकुटधर पांडे कौन थे? लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे और इन्हें पांडे बंधु के नाम से भी जाना जाता है हिंदी साहित्य में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इनको छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। किनको? मुकुटधर पांडे जी को। आगे देखिए, किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी कि मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर वंदना की? गुप्त जी ने, चतुर्वेदी जी ने, दिनकर जी ने या हरिओद जी ने? तो महर्षि गुप्त ने राष्ट्र यानी कि मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की संज्ञा देकर इसकी वंदना की है ना, क्योंकि इनकी जो कविता भी है ना मातृभूमि, जिसकी पंक्तियां इस तरह से हैं कि हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ठीक है, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, जिसकी रज में लोट लोट कर हम बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। वाह, कितनी अच्छी यहाँ पे बात कही गई है कविता के माध्यम से। आगे देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महर्षि गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम बताना है। भारत भारती, यशोधरा, साकेत, विष्णु प्रिया। तो चलिए देखिए, भारत भारती 1912 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 और विष्णु प्रिया 1957। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है? यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है, या फिर इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है। तो देखिए विकल्प ए। ठीक, यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा जो संपादित कौमुदी संग्रह है कविता कौमुदी करके, उसके लिए 8 खंड हैं। ठीक है, 8 खंडों में उसे विभक्त किया गया है। और कविता कौमुदी में लगभग 15,000 से अधिक लोक गीतों का संग्रह है, जिन्हें त्रिपाठी जी ने 1925 से 1930 के बीच अवध के गांव में घूम घूम कर संग्रहित किया था।
इसमें जोहर, कजरी, विरह, होरी, मेला गीत, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल हैं। ठीक है, सोहर है ये, सोहर, कजरी, विरह। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये जो यहाँ पे सोहर, कजरी, विरह है ना, और होरी, मेला गीत, यह किसकी समानार्थी शब्द है, मतलब किस शब्द के, मेले के हैं, विवाह के हैं, किसके हैं? बताना मुझे, आप क्या समझे यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किस विद्वान का है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ही यह कथन था कि हर चीज में कविता हो सकती है। पता है, आपके पास वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वह क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, वह इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो आप हर चीज को लेकर कविता कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। भारत भारती की रचना का क्या उद्देश्य था? अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना, या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी विकल्प सही होंगे, क्योंकि भारत भारती जो रचना है ना, उसका उद्देश्य अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना भी था, वर्तमान को सार्थक करना भी था, और एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना भी था। राइट। और भारत भारती की प्रेरणा कहाँ से मिली थी गुप्त जी को? मुसद्दे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की भारत दर्पण पुस्तक से मिली थी। ठीक है, प्रेरणा इस कविता, इस कृति को रचने की। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हरिओद कृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। चौकी चौपड़ी, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, या फिर उद्धव शतक? तो नो डाउट प्रिय प्रवास ऐसी रचना है हरिओद जी की जिसमें क्या हुआ है, संस्कृत के छंदों का प्रयोग हुआ है। 1914 ईस्वी की रचना है, 17 सर्ग हैं। ठीक है, और कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा तक का प्रस्थान वर्णन यहाँ पे हुआ है या किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? श्रीधर पाठक को, बाल मुकुंद जी को, सिया राम शरण गुप्त जी को, या फिर मैथिली शरण गुप्त को? तो हम सभी जानते हैं मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। ठीक, आगे देखिए। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? शुक्ल जी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर बाबू गुलाब राय ने? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है द्विवेदी को, किसको? द्विवेदी युग को जागरण काल। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, जिसे कि द्विवेदी युग के नाम से हिंदी साहित्य में जो प्रचलित है या जाना जाता है, तो यह द्विवेदी युग को जागरण काल नाम दिया डॉक्टर नगेंद्र ने। ओके, या फिर इसको देखिए, यहाँ पे व्याख्या भी दी गई है कि जागरण काल होगा तब भी डॉक्टर नगेंद्र ही होगा, जागरण सुधार काल होगा तब भी डॉक्टर नगेंद्र ही होगा, है ना। कई बार एक आधा शब्द यहाँ पे नहीं दिया होता है, तो आपने याद रखना है। और द्विवेदी युग की समय अवधि क्या है? 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। और आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया? नई धारा द्वितीय उत्थान। राइट, और इन्होंने समयावधि इसकी रखी 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। ओके, यहाँ पे देखिए नोट में दिया भी गया है कि जागरण काल सिर्फ यहाँ पे कहा गया है, तो यह सही नहीं है, बल्कि सही क्या है? जागरण सुधार काल, है ना। कई बार शब्द भी, जो क्वेश्चन पेपर होता है उससे भी कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। आगे है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्तियां किसकी हैं? तो हरिओद जी की पंक्ति है ना। कहाँ से है? प्रिय प्रवास रचना से है। विकल्प ए सही होगा। आगे देखिए जी, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में ही की है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। आपको फटाफट से याद हो जाना चाहिए, बिकॉज बहुत बार देख लिया यह प्रश्न, है ना। जगन्नाथ दास द्विवेदी युग के ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने सारी की सारी रचनाएं अपनी ब्रज भाषा में की हैं, और उर्दू में ये ज के उपनाम से लिखा करते थे। नेक्स्ट है, जयद्रथ बद्ध किसकी रचना है? तो यह गुप्त जी की रचना है ना। नेक्स्ट है, माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? किसने किया? मैथिली शरण गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने, बालकृष्ण भट्ट ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो देखिए मैथिली शरण गुप्त ने इनका
जो कृति है मेघनाथ वध उसका हिंदी में अनुवाद किया है और गुप्त जी ने मधुब उपनाम से किया है। पहले जो मैथिली चंद्र गुप्त जी थे ना वो मधुब उपनाम से लिखा करते थे और इसी नाम से इन्होंने मेघनाथ वध जो मधुसूदन का कृति है उसका हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, बाकी अन्य जो माइकल मधुसूदन दत्त की जो अन्य कृतियां हैं वे हैं प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्तसंहार। नेक्स्ट है काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? गुप्त जी, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद भट्ट या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो काव्य मंजूषा के रचनाकार हैं स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, क्योंकि इनके काव्य संग्रह देखिए पूछे जाते हैं, जैसे सुमन है, कान्य कुब्ज अबला विलाप है, देवस्तुति शतक है, कान्य कुब्जावली व्रतम है। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध कविता है सर्गो नरक ठिकाना नाही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली चंद्र गुप्त जी की नहीं है? प्रिय प्रवास, रंग विभंग, जयद्रथ वध, पंचवटी। प्रिय प्रवास गुप्त जी की नहीं है बल्कि हरिओद की है ना। आगे 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 प्रश्न 169, निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? पथिक, स्वपन, शांत पथिक या फिर मिलन। तो शांत पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है बल्कि यह है श्रीधर पाठक जी की। ठीक है, पथिक, स्वपन, मिलन राम नरेश त्रिपाठी की है। आगे प्रश्न 170, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? कामायनी, प्रिय प्रवास, कुरुक्षेत्र या फिर साकेत। तो देखिए, प्रिय प्रवास जो है हरिओद जी का एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ माना जाता है। 1914 ईस्वी का प्रकाशन, खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, बाकी तो हमें पता ही है, कामायनी प्रसाद जी की है, कुरुक्षेत्र दिनकर की है और साकेत गुप्त जी की है। मैथिली चंद्र गुप्त की रचना कौन सी नहीं है इनमें से? तो प्रेम पथिक नहीं है, क्योंकि यह किसकी रचना है? तो देखिए, प्रेम पथिक जो है गुप्त जी की रचना नहीं है बल्कि जयशंकर प्रसाद की रचना है प्रेम पथिक, है ना। आगे देखिए, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली चंद्र गुप्त जी कैसे कवि हैं? राष्ट्रवादी कवि, जनवादी कवि, कवि सम्राट या फिर सामंजस्यवादी कवि। तो शुक्ल जी ने गुप्त जी को एक सामंजस्यवादी कवि कहा है, क्योंकि गुप्त जी ने स्वयं को कैसा कवि माना है? कौटुंबिक कवि मात्र माना है। और भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी और कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कहा जाता है। ठीक है, कवि सम्राट कहा जाता है हरिओद जी को और सामंजस्यवादी कवि कहा है आचार्य शुक्ल ने किसको? मैथिली चंद्र गुप्त को। आगे, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं। गुप्त जी पर यह मंतव्य किस विचारक का है भला? तो आचार्य शुक्ल का ही होगा। ठीक है, आप इस ऊपर वाले क्वेश्चन से इसको भी रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आचार्य शुक्ल के ही यह विचार रहे हैं। आगे देखिए, आगे है प्रश्न 174, मैथिली चंद्र गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं? पंचवटी, जय भारत, मेघनाथ वध या फिर नहुष। तो मेघनाथ वध गुप्त जी की ऐसी रचना है जो अनुदित रचना है। ठीक है, और इनकी अन्य दो और अनुदित रचनाएं हैं, प्लासी का युद्ध और वृत्तसंहार। अब देख लेते हैं इनकी मौलिक रचनाएं कौन कौन सी हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, जय भारत, नहुष, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, भारत भारती, झंकार, द्वापर, विष्णुप्रिया, वैतालिक, सिद्धराज, यशोधरा, हिंदू, पंचवटी, साकेत। ठीक, हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है मैथिली चंद्र गुप्त द्वारा रचित साकेत को। और बाकी वही बात है कि भारत भारती 1912 ईस्वी की रचना है, जिसकी प्रेरणा इन्होंने कहाँ से ली है आपको पता ही है। ठीक है, आगे देखिए, मेरे चप्पल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा, मैथिली चंद्र गुप्त जी, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। तो मैथिली चंद्र गुप्त की यह काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, और बाकी और इनकी काव्य पंक्ति देख लीजिए कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए बल्कि उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ठीक,
आगे देखते हैं, मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन हैं? तो हम सभी जानते हैं मैथिलीशरण गुप्त जी ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने मधुप उपनाम से काव्य रचना भी की है। जैसे कि बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया मधुप उपनाम से। ठीक है, बाकी वही बात है फिर। और एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात देख लीजिए कि गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि गुप्त छंद का बादशाह इनमें से किस कवि को कहा जाता है। आपके पास विकल्प दिए जाएंगे, तो मैथिलीशरण गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। आगे की पंक्तियां देखिए, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। ठीक है, तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करें, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। देखिए दोबारा से पढ़ती हूँ मैं इसको कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिलीशरण गुप्त जी ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? पंचवटी में, साकेत में, नहुष में या फिर विष्णुप्रिया में? तो देखिए साकेत महाकाव्य में इन्होंने यह काव्य पंक्तियां लिखी हैं राम के संबंध में। ठीक है, और रामचरितमानस के बाद साकेत को ही राम काव्य का दूसरा बड़ा महाकाव्य माना जाता है। आपने याद रखना है यह। ठीक है, आगे देखिए, आगे का प्रश्न देखिए कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। ठीक है, तो इनमें इन काव्य पंक्तियों का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, आशय क्या है? कि सूर्यास्त हो गया था, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, चिड़ियां अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, या फिर पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। तो विकल्प यहाँ पे बताने हैं कौन से होंगे, ए बी, बी सी, बी डी या फिर ए सी। ठीक है, तो देखिए विकल्प बी यानी कि बी और डी, सूर्यास्त हो गया था, ठीक है, और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की किरणें, आखिरी किरणें विराजमान थी। यही इन काव्य पंक्तियों का अर्थ है। ठीक है, सूर्य अस्त हो गया था और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी, यानी कि विकल्प बी और डी काव्य पंक्तियां सही हैं। आगे देखिए, भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं? भारत भारती की रचना मुसद्दे मुदुज्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे और इसमें आद्यंत यानी कि आदि से लेकर अंत तक भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए विकल्प ए सही होगा। ए और सी जो यहाँ पे पंक्तियां हैं यह सही होंगी कि भारत भारती की रचना मुसद्दे मुदुज्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है और गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे। ठीक है, ए और सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, एक अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद के गुप्त के बारे में। आगे देखना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में कहा है या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहा है? तो देखिए, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन है आलोचक महावीर प्रसाद द्विवेदी का और इन्होंने कहा था बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। ठीक है, कि एक अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, बाल मुकुंद गुप्त। ओके, तो आज हम 180 तक की करते हैं, फिर नेक्स्ट कड़ी में देखते हैं इससे आगे के प्रश्नों को।